हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा एनएलएम का थर्ड लेक्चर है। हमने स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में पढ़ा कि फोर्सेस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा हमने। इसके टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हमने पढ़ा कि जो फंडामेंटल जो फोर्सेस होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। तो फंडामेंटल फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स है और वीक फोर्स है। इन चारों फोर्सेस से ही पूरी दुनिया चलती है। हर फेनोमेना के पीछे इन चारों फोर्सेस या कॉम्बिनेशन ऑफ इन फोर्सेस का ही रीजन है कि सारे फेनोमेना हो रहे होते हैं और हम सभी को एक्सप्लेन कर सकते हैं अभी तक, तो है ना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि न्यूटन्स के जो 3 लॉज हैं मोशन के, वो क्या होते हैं और उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। फर्स्ट लॉ जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, सेकंड लॉ जो F=ma है, थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर वाला लॉ, तीनों हमने स्टडी किए हैं। तो अगर अभी तुमने ये नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो, तभी ये लेक्चर आज का समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम इसको कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो हमने न्यूटन्स के लॉ देखे वो देखने में बहुत सिंपल है, बट जब हम उसे डे टू डे लाइफ में यूज करना चाहें तो बहुत डिफरेंट तरीके से दिखते हैं। वो हमारा आज का मोटिव है कि हम किस तरीके से न्यूटन्स लॉज को अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आज का हमारा मेनली टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, किस तरीके से इनको अप्लाई करेंगे डे टू डे लाइफ में, और फिर हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल से कि किस तरीके से हम एक्चुअली में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जो बात समझनी है कि देखो मैकेनिक्स डिफिकल्ट क्यों होती है। एक तो सबसे पहले पढ़ाई जाती है, और ये एक्चुअली में जो 12th का सिलेबस है तुम्हारा, 11th-12th का जेईई नीट का, इसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट है और सबसे पहले पढ़ाना पड़ता है। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पहले फोर्सेस का तुम अंडरस्टैंडिंग समझोगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं ना। बट मैकेनिक्स डिफिकल्ट इसलिए भी होती है क्योंकि मैकेनिक्स में फॉर्मूले के नाम पे कुछ नहीं है। तुम्हारा पूरा एनएलएम चैप्टर में एक फॉर्मूला सिखा दिया है F=ma, अब इसको लगाना कैसे है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन दिख जाए ऐसा नहीं है, तो मैं पूरा क्वेश्चन को स्टार्टिंग से एंड तक लेके जाना है, और अगर तुम्हें सही वे नहीं पता हो तो वो बीच में फंसता रहता है, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि स्टार्ट कहां से करूं, है ना। इसीलिए मैकेनिक्स डिफिकल्ट रहती है। तो उसको आज हम देखेंगे कि उस प्रॉब्लम को खत्म कर सकें। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अगर तुम्हें अप्लाई करना है तो वर्मा जी ने 4 स्टेप्स दिए हैं, है ना। मेरे हिसाब से वो 6 स्टेप्स होने चाहिए। वर्मा जी ने अपने हिसाब से सही दिए हैं, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो 6 स्टेप्स होने चाहिए, और हम उन 6 स्टेप्स को समझेंगे। फिर हम एक प्रॉब्लम करेंगे जिसमें मैं दिखाऊं कि किस तरीके से वो 6 स्टेप्स हम यूज कर सकते हैं, और कुछ फिर हम एफबीडी बनाना सीखेंगे कुछ एग्जांपल्स में, ठीक है ना। चलो तो लेट्स स्टार्ट। न्यूटन्स लॉज को अप्लाई करना है तो इन 6 स्टेप्स को अगर तुम फॉलो करोगे तो पूरी मैकेनिक्स हैंडल हो जाएगी, ठीक है ना। तो स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 है एनालाइज द मोशन। ये स्टेप वर्मा जी ने मेंशन नहीं किया है, बट मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये स्टेप है जो डिफरेंशिएट करता है मैथमेटिक्स और फिजिक्स को। लोगों को लगता है कि F=ma तो ये इक्वेशन है, इक्वेशन लगाना है काम हो जाएगा। नहीं, ये इक्वेशन फिजिकल रियलिटी में, फिजिकल वर्ल्ड में रिप्रेजेंट क्या कर रही है, अगर तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे तो इस इक्वेशन को तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो।
तो बहुत सारे स्टूडेंट इनका मैथ अच्छा होता है बट फिजिक्स नहीं समझ में आता है। क्यों? क्योंकि वो मैथ की अप्रोच को फिजिक्स में लेके आना चाहते हैं। मैथमेटिक्स में क्या है, इक्वेशंस हैं, तुम उनको डिफरेंट तरीके से यूज करना सीख लो, बात खत्म हो जाती है। फिजिक्स इक्वेशंस नहीं है, इक्वेशंस तो हेल्प के लिए हैं। फिजिक्स है वो इक्वेशन फिजिकल वर्ल्ड में क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर तुम्हें पीछे का मोशन विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो फिर तुम इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हो, इक्वेशन चाहे जितनी पढ़ते रहो। इसीलिए मैं स्टेप 1 बच्चों को बोलता हूं कि स्टेप 1 होना चाहिए कि मोशन को एनालाइज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, एक मेंटल पिक्चर क्रिएट करो कि वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहाँ पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल है, मास क्या है, किससे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, किसके कांटेक्ट में है, मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किधर हो रहा है। जितने क्वेश्चंस तुम पूछ सकते हो वो पूछो और उनको आंसर करने की कोशिश करो। तो एनालाइज करो क्वेश्चन को, एनालाइज करो मोशन को कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किधर हो रहा है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोग इसको रियलाइज नहीं करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, वो नहीं चलेगा। जैसे जब हम बात विजुअलाइजेशन पे आएगी हैं तो मैं एक पॉइंट तुम्हें बता दूं कि प्रॉपर रिसर्च है कि जिनको जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं और जो लेट्स से एवरेज लोग हैं उनमें डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो मेंटल विजुअलाइजेशन का है। अगर तुम चीजों को विजुअलाइज कर सकते हो तो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है ना। तुमने आई डोंट नो तुमने डॉक्यूमेंट्री वगैरह पढ़ी हो तो न्यूटन्स हुए या आइंस्टाइन हुआ या हमारा हॉकिंस हुआ, इन सभी का विजुअलाइजेशन बहुत बहुत तोड़ू था, इसलिए इतने बड़े साइंटिस्ट बने। हॉकिंस तो तुम्हें पता होगा कि पैरालाइज था तो वो ज्यादा लिख नहीं पाता था, कुछ ज्यादा नहीं करता था, बस बैठ के सोचता रहता था, विजुअलाइज करता रहता था चीजों को और उसने इतनी सारी चीजें डिस्कवर कर ली। आइंस्टीन के जो मेंटल एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इतने फेमस हैं, उसका रियलाइजेशन के स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम स्पीड है इस यूनिवर्स की, उससे ज्यादा किसी पार्टिकल की स्पीड नहीं हो सकती, ये किसी मैथमेटिक्स से नहीं आता है, ये उसके विजुअलाइजेशन से आता है। तो हमारे लेक्चर्स में हम बहुत फोकस करेंगे कि तुम मोशंस को विजुअलाइज कर सको। यही डिफरेंस होता है स्टूडेंट और टीचर में। टीचर पहले क्वेश्चंस को पढ़ता है और विजुअलाइज करता है, जब तक विजुअलाइजेशन उसका नहीं हो तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा और जल्दी से देखेंगे इक्वेशन कहाँ लगा दूं, इक्वेशन कहाँ लगा दूं, और वहां गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि फिजिक्स मैथमेटिक्स नहीं है, फिजिक्स में पहले फिजिकल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसका जितना अच्छा विजुअलाइजेशन हो गया उसके लिए उतनी फिजिक्स सिंपल हो जाती है। विजुअलाइजेशन का कुछ तरीका है कि हम कुछ वीडियोस वगैरह की हेल्प लेंगे विजुअलाइजेशन के लिए, और विजुअलाइजेशन का दूसरा तरीका है कि सेम क्वेश्चंस को रिपीट करो। विजुअलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, फॉर विजुअलाइजेशन एक तो वीडियो वगैरह यूज हो सकती हैं ताकि चीजें दिखाई दें, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है रिपीटिशन। रिपीटिशन एक स्टूडेंट्स और एक टीचर में एक ही चीज का डिफरेंस होता है, वो है रिपीटिशन का। टीचर ने सेम चीज बहुत बार सॉल्व कर रखी होती है, स्टूडेंट उसको एक दो बार करते हैं, और इसीलिए स्टूडेंट्स वो विजुअलाइजेशन नहीं क्रिएट कर सकते जो टीचर के लिए होता है, ठीक है ना। तो रिपीटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट करते रहेंगे हम चीजों को, ठीक है। तो स्टेप 1 होना चाहिए कि क्वेश्चन को शांति से पढ़ो एक बार दो बार और देखो कि तुम मेंटल पिक्चर क्रिएट कर सकते हो क्या, तुम उन ब्लॉक्स को मूव करते हुए विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या, और ये सोच पा रहे हो क्या कि ब्लॉक क्यों मूव कर रहे हैं। जब तक ये नहीं हो रहा तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद अगर तुमने एनालाइज कर लिया मोशन को और ऑब्वियसली आंसर की तरफ सोचते हुए कि जो हमें फाइंड आउट करना है उसकी तरफ सोचते हुए, तो फिर हमारा स्टेप 2 आता है विच इज डिसाइड द सिस्टम, कि अब तुम जिस पार्टिकल को स्टडी करना चाहते हो उसको सिस्टम मानो। तो सिस्टम
कुछ भी हो सकता है। सिस्टम कैन बी एनीथिंग, सिस्टम कैन बी एनीथिंग। इसमें एक पार्टिकल हो सकता है, एक से ज्यादा पार्टिकल हो सकते हैं। जैसे तुमने आई डोंट नो केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में भी सिस्टम की बहुत डिस्कशन होता है कि जो भी पार्ट ऑफ यूनिवर्स तुम स्टडी करना चाह रहे हो वो तुम्हारा सिस्टम है। तो वही अगर हमारे क्वेश्चन में एक से ज्यादा पार्टिकल है तो तुम किस पार्टिकल को स्टडी करना चाह रहे हो वो तुम्हारा सिस्टम है। एक से ज्यादा पार्टिकल को एक साथ स्टडी करना चाह रहे हो तो वो तुम्हारा सिस्टम है। तो तुम अपने क्वेश्चंस के हिसाब से सिस्टम आइडेंटिफाई करो, जिस पार्टिकल को स्टडी करना हेल्पफुल होगा उसको सिस्टम में लो। तो सिस्टम कैन बी एनीथिंग। बट एनएलएम जब भी फोर्सेस की बातें होंगी, एनएलएम फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन तक जब भी हम चलेंगे उस तक एक कंडीशन हम फॉलो करेंगे कि अगर एक से ज्यादा पार्टिकल सिस्टम में है तो हम वही पार्टिकल एक साथ ले सकते हैं सिस्टम में जिनका एक्सेलरेशन सेम हो। वरना F इक्वल टू ma कैसे लगाओगे तुम? अगर सिस्टम में पार्टिकल है जिनका अलग अलग एक्सेलरेशन है तो किसका एक्सेलरेशन लूं मैं? वो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो अभी के लिए हम इसको बाद में जरूरी नहीं है फॉलो करें, बट अभी के लिए हम एक कंडीशन फॉलो करेंगे कि अगर एक से ज्यादा पार्टिकल है ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम शुड हैव इक्वल एक्सेलरेशन। अभी के लिए इस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे और कोई कंडीशन नहीं है, तुम चाहे जो सिस्टम ले सकते हो, ठीक है ना। ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही सिस्टम लेना, ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ सकें, ठीक है ना। हम प्रैक्टिस के साथ देखेंगे किस तरीके से क्या सिस्टम हमारे यूजफुल हो सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। अभी एक कंडीशन फॉलो करनी है कि एक से ज्यादा अगर पार्ट्स हैं सिस्टम में तो एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। स्टेप 3, आइडेंटिफाई फोर्सेस। जो जो फोर्स सिस्टम पे लग रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। वैल्यू पता है तो वैल्यू देखें हम, और डायरेक्शन देखें कि किस तरफ लगेगा। जैसा कि हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो हमने सभी फोर्सेस के डायरेक्शन की और वैल्यूज की बात करी थी जिनका हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशन किधर लगता है? अर्थ के सेंटर की तरफ या वर्टिकली डाउनवर्ड में। टेंशन किधर लगता है? स्ट्रिंग लगाती है, टुवर्ड्स स्ट्रिंग लगाती है, पुल फोर्स है। नॉर्मल किधर लगता है? जो लगा रहा है उससे दूर, पुश फोर्स है, ठीक है ना। स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा? kx लगेगा। कब लगेगा, किधर लगेगा, हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो फोर्सेज आइडेंटिफाई करो। मैकेनिक्स में सिंपल है, मैकेनिक्स में 4-5 फोर्सेज हैं, उन पांचों में से ही लग रहे होंगे तो उन पांचों के बारे में ही सोच लो, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है ना। तो कौन कौन से 5 फोर्सेज लग रहे होंगे? ग्रेविटी लग रहा होगा, जो हम मैकेनिक्स में डिस्कशन करते हैं, ग्रेविटी लग रहा होगा, या फिर फ्रिक्शन लग रहा होगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा, टेंशन लग रही होगी, अगर स्ट्रिंग्स इन्वॉल्व हैं तो टेंशन लग रही होगी, और अगर स्प्रिंग इन्वॉल्व है तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। तो मैकेनिक्स में ये 5 फोर्सेस ही हैं जो लग रहे होते हैं, तो इन 5 फोर्सेस के बारे में ही हम सोचेंगे, ठीक है ना। तो हमारा अभी के लिए काम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। एक बार तुमने फोर्सेस आइडेंटिफाई कर लिए, उनके डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लिए, तो हमारा स्टेप 4 आता है। लोगों को लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, बट इस स्टेप तक आने तक तुम्हारे 1 और 2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तुमने सही नहीं किए तो 4 तक पहुंचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब 4 इंपॉर्टेंट क्यों लगता है? क्योंकि स्टेप 1, 2, 3 माइंड में चल रहे होते हैं तो दिखते नहीं है। तो दिखते नहीं है तो लोगों को लगता है कि अरे सर तो डायरेक्ट एफबीडी बनाने पे आ गए। नहीं, वो 3 स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग में कॉन्शियसली हम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, फिर हम स्टेप 4 पे आएंगे, विच इज ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। इन शॉर्ट, ड्रॉ FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि जो भी तुमने सिस्टम माना है उसको एक पॉइंट पार्टिकल से
सेपरेटली ड्रॉ करो। एक तो कुछ बुक्स में और कुछ टीचर भी यही सिखाते हैं कि डायग्राम में ही एफबीडी बना लो। मुझे लगता है बहुत गड़बड़ हो जाता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। वर्मा जी ने भी बोला है और बहुत एक्सपीरियंस के साथ में बोल रहा हूँ कि एफबीडी को अलग से एक पॉइंट बनाओ, एक सिस्टम को एक पॉइंट पार्टिकल से रिप्रेजेंट करो और इस पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको ड्रॉ कर लो, जो भी लग रहे हैं, जिधर भी लग रहे हैं उनको ड्रॉ कर लो। और सभी की टेल जो है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए ताकि रिजोल्यूशन वगैरह में हेल्प रहे। तो पॉइंट रिप्रेजेंट करो सेपरेटली, रिप्रेजेंट सिस्टम बाय अ पॉइंट in separate diagram and draw all external forces acting on the system by vectors starting from the point। तो वेक्टर ड्रॉ कर दो फोर्सेस के, टेल कहां होनी चाहिए, इस पॉइंट पे होनी चाहिए। ठीक है ना। ये अगर एफबीडी तुम्हारा सही बन गया तो यहां तक अगर तुम्हारा काम सही हो गया, सारे फोर्सेस अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, सही एफबीडी बन गया, तो समझ लो 70% काम हो गया। तो समझ लो 70% का मैथमेटिक्स से कुछ लेना देना ही नहीं है। और इस 70% को अगर तुम ठीक से नहीं करोगे तो फिर बाद का 30% जो मैथमेटिक्स है वो नहीं कर सकते हो, है ना। इसके बाद हम स्टेप 6 पे आएंगे, स्टेप 5 पे आएंगे, which is step 5, which is choose axis and write equation। इक्वेशन 5th स्टेप। इक्वेशन तो एक ही हम पे F इक्वल टू ma, है ना। तो इक्वेशन तो एक ही हमें लिखनी है, F इक्वल टू ma। एक्सिस चूज करते समय हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि एक्सिस चूज करते समय क्या इश्यू हो गया इसमें, 1 सेकेंड। एक्सिस चूज करते समय हम थोड़ा सा जो ध्यान रखेंगे वो ये है कि choose x-axis in the direction where there is motion or where there is motion, या तुम्हें लगता है कि जिधर मोशन होना चाहिए। तो चूज एक्स एक्सिस इन द डायरेक्शन वेयर देयर इज मोशन, तुम्हें पता है कि इधर मोशन हो रहा है या तुम्हें लगता है कि इधर मोशन होना चाहिए, और यू फील वेयर द मोशन शुड हैपन। ठीक है। तो अगर कोई बॉडी है जो हॉरिजॉन्टल में मूव कर रही है
तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसको एक्स से ले लेंगे, जिधर मूव कर रही है। या तुम्हें लग रहा है कि इस बॉडी को इधर मूव करना चाहिए, उस डायरेक्शन में एक्स ले लो। बट जिधर मोशन हो या लगता है कि मोशन होना चाहिए उधर एक्स एक्सिस लेंगे एंड चूज y एक्सिस परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। फिर से देखो, इस स्टेप में एक्सिस चूज करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि तुम स्टेप 1 ठीक से करो, क्योंकि स्टेप 1 में तुम एनालाइज कर रहे हो कि पार्टिकल का मोशन किधर है, और अगर तुमने वो सही एनालाइज किया है तो तुम यहाँ पे एक्सिस सही लोगे तो इक्वेशन आसानी से लिख जाएंगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है ना? तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्टेप 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इक्वेशन, राइट इक्वेशन क्या है? सिंपल इक्वेशन है हमारे पास, F इक्वल टू m इंटू ए, है ना? अच्छा, जेड एक्सिस की बात मैं नहीं कर रहा, अगर ऑब्वियसली लेनी है तो इन एक्स और वाई जेड के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम जेड एक्सिस ले सकते हैं, पर जनरली हम मोशन 2 डायमेंशन में ही एनालाइज कर रहे होते हैं, इसलिए जेड एक्सिस लिखी नहीं है मैंने। तो राइट इक्वेशन क्या है? F इक्वल टू m, इसको बांट दें तो एफ एक्स और वाई में तो ये आ जाएगा, और वाई में है तो वो m a y आ जाएगा। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma1, तो नेट x का इक्वल टू ma x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन, y डायरेक्शन का, z में अगर है तो मैं लिख देता हूं z भी आ जाएगा। ये सिर्फ इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन के नाम से। ठीक है ना? ये सिंपल इक्वेशन होंगी। अगर तुम्हें यहां पे आके लगता है कि इनफ इक्वेशन नहीं है तो फिर से तुम्हें लौट के स्टेप 2 पे पहुंचना है। स्टेप 2 पे क्या है कि फिर से अलग सिस्टम मानो। तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन में 2 ब्लॉक हो, तुमने एक ब्लॉक सिस्टम माना, इक्वेशन लिखी, बट इक्वेशन इनफ नहीं है, तो फिर तुम दूसरे ब्लॉक को भी सिस्टम लेके लिखो, है ना? इस तरीके से फिर तुम फिर से स्टेप 2, 3, 4, 5 रिपीट करोगे जब तक इनफ इक्वेशन नहीं हो जाती, या जब तक सारे पार्टिकल्स को तुम सिस्टम में नहीं ले लेते। अगर स्टिल इक्वेशंस की कमी है तो इसके लिए मेरा स्टेप 6 है, which is if required। तो सिंपल क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट जैसे जैसे हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे या रोटेशन मैकेनिक्स में पहुंचेंगे तो ये 6 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ रिक्वायर्ड राइट कंस्ट्रेन इक्वेशन। इन 6 स्टेप्स को तुम फॉलो करोगे रिलीजियसली तो कोई क्वेश्चन नहीं है जो रुक जाए। ठीक है ना? तो चलो हम एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं एटवुड मशीन का, और इन स्टेप्स को देखते हैं कि किस तरीके से फॉलो करना है। तो एटवुड मशीन में हमारी एक पुली होती है फिक्स्ड, और इस पुली से एक स्ट्रिंग है जो इधर ब्लॉक से अटैच्ड है, ये इधर स्ट्रिंग है जो ये ब्लॉक से अटैच्ड है। लेट्स से अभी इसका मास m है, इसका मास 2m है, और हमें पूछा जाए कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत, बस मैं दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से हम ये 6 स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है? चलो, तो पहला स्टेप क्या है? एनालाइज द मोशन। इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सी वीडियो है, हम उस पर चलते हैं। तो सिंपल एटवुड मशीन की हम वीडियो देखें तो इसमें मैंने वही m और 2m ले रखा है, और इससे हम मोशन को एनालाइज कर पाएंगे। तो ये अगर हमारा 2m है तो ये हैवी है इसलिए नीचे आएगा, ये लाइट है तो इसलिए ऊपर आएगा। मैंने इसको 1 kg और 2 kg दे रखा है, इसीलिए तुम्हें यहाँ 20 न्यूटन और 10 न्यूटन दिख रहा है। तो अब अगर मैं इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं तो क्या होगा कि हैवी ब्लॉक नीचे आना चाहिए, लाइट ब्लॉक ऊपर जाना चाहिए, और इस तरीके से हमारा मोशन होना चाहिए। तो ये पिक्चर हमारे माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, एनालाइज द मोशन। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने एनालाइज कर लिया। क्या एनालाइज कर लिया? कि ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि स्ट्रिंग जो है वो हम
इनएक्सटेंसिबल मानते हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों पार्ट जो अटैच्ड हैं स्ट्रिंग के एंड से, उन दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि 2m नीचे a से जा रहा है तो m ऊपर a से ही जाना चाहिए। ठीक है, और समझो, ये हमने इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है बट एनएलएम चैप्टर में ये इंप्लाइड ही होता है कि जो पुली है वो मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है। तो पुली एंड स्ट्रिंग आर आइडियल। बहुत सारे क्वेश्चन में लिखा होगा, नहीं भी लिखा होगा तो भी हमें लेना ही लेना है। तो आइडियल है मतलब स्ट्रिंग मासलेस है और पुली मासलेस फ्रिक्शनलेस है। तो इससे क्या होगा कि अगर इस पार्ट की टेंशन T है तो इस पार्ट में भी टेंशन T रहेगी। ये कब रहेगा? जब पुली मासलेस फ्रिक्शनलेस है। ठीक है ना, ये भी मैं तुम्हें लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। तो इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगी। हमने मोशन एनालाइज कर लिया। तो ये स्टेप 1 हो गया हमारा। स्टेप 1 हमने एनालाइज किया मोशन को, हमने वीडियो देखी और मेंटल पिक्चर क्रिएट करी। हमने मोशन को एनालाइज किया कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, इसका एक्सेलरेशन अगर ए है तो इसका भी ए रहेगा। अब हम स्टेप 2 पे जा सकते हैं। स्टेप 2 क्या है? डिसाइड सिस्टम। तो दो ब्लॉक है, मूव कर रहे हैं, तो मैं एज सच किसी को भी सिस्टम ले सकता हूं। लेट्स से अभी के लिए मैंने m को सिस्टम ले लिया। ठीक है ना, मैंने डिसाइड कर लिया सिस्टम क्या है मेरा, m। स्टेप 3 आइडेंटिफाई फोर्सेस। तो फोर्सेस आइडेंटिफाई करो सिस्टम पे। तो हम देख सकते हैं कि ये ग्रेविटी लग रही है इस पे नीचे की तरफ, ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, और एक टेंशन लगेगी क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ऊपर की तरफ। ठीक है ना, ऑब्वियसली ये चीजें माइंड में चलती हैं, मैं बस एक बार लिख के दिखा रहा हूं तुम्हें सारे स्टेप्स। तो ये हमें आइडेंटिफाई हो गया। अब स्टेप 4 हमने एफबीडी बनाया। तो एक पार्टिकल, पॉइंट पार्टिकल हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिस्टम को। नीचे लगेगा हमारा mg, ऊपर लगेगा हमारा टेंशन। ठीक है ना। स्टेप 5 which is choose axis and write equation। तो choose axis and write equation। ये स्टेप ऐसे रट जाने चाहिए जैसे तुम्हें नाम अपना रटा होता है। अरे इसमें कि कोई रात के 2 बजे भी उठा के तुम्हें बोले कि नाम क्या तेरा, तुरंत बोलोगे सर रामलाल। इस तरीके से तुम्हें ये स्टेप याद होने चाहिए कि अरे स्टेप बता, स्टेप 3 कौन सा होता है, सर आइडेंटिफाई फोर्सेस, घर से बाहर निकलो मेरे, है ना। इस तरीके से तुम्हें ये स्टेप याद होनी चाहिए। तो जब हम रिपीट करते रहेंगे तो माइंड अपने आप ट्रेन हो जाएगा कि हम इन स्टेप्स को फॉलो करें। तो स्टेप 5 चूज एक्सिस राइट इक्वेशन। बॉडी ऊपर मूव कर रही है तो मैं अपवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेता हूं और फिर ये डाउनवर्ड नेगेटिव हो गया। ये हमने एक्सिस चूज कर ली, एक ही डायरेक्शन में मोशन है तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं है ना। और राइट इक्वेशन, तो नेट फोर्स लगा T पॉजिटिव mg नेगेटिव जैसा हमने लिया है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब इसमें अननोन क्या क्या है, ए अननोन है एंड टेंशन अननोन है ना। दो अननोन है, एक ही इक्वेशन है, काम नहीं चल सकता, मुझे एक और इक्वेशन चाहिए। तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं एक और काम कर सकता हूं कि मैं क्या करूं, इस 2m को सिस्टम में और ले सकता हूं, मैं एक और काम कर सकता हूं। तो स्टेप 2 से फिर से रिपीट कर लो। तो स्टेप 2 से मैंने चीजें फिर से रिपीट करना स्टार्ट करूंगा। मैं अपना सिस्टम अब 2m को लूंगा। 2m पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, ग्रेविटी लग रहा है, टेंशन लग रहा है। एफबीडी बनाएंगे हम तो नीचे लग रहा है ग्रेविटी 2mg, ऊपर लग रहा है टेंशन। टेंशन किधर लगता है, स्ट्रिंग की तरफ, स्ट्रिंग के अलोंग, स्ट्रिंग की तरफ, स्ट्रिंग के अलोंग, ऊपर लगेगा, है ना। और स्टेप 1 से हमें पता है कि इसका एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, तो हम इसको डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लेते हैं। डाउनवर्ड पॉजिटिव लिखें और इक्वेशन लिखें तो 2mg पॉजिटिव हो गया, टेंशन नेगेटिव हो गया, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन सेम रहना है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम T एंड A फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली ऐड कर दो,
ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 2mg माइनस mg इज इक्वल टू ये इस साइड में t कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा 2mg बचेगा माइनस mg बचेगा, ये कैंसिल आउट हो गए और इधर 2ma प्लस ma बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे mg आ जाएगा और ये 3ma आ गया, तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा हमारे पास कितना g/3। टेंशन फाइंड आउट करनी है तो किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर लो। लेट्स से इक्वेशन में a पुट अप कर दें तो 2mg माइनस t इज इक्वल टू 2ma, a कितना है g/3, इसको सॉल्व करके हमें t आ जाएगा, तो t आ जाएगा हमारे पास 2mg माइनस 2/3mg, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 4mg/3, ये टेंशन आ गई। इस तरीके से हम इन स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे तो हमारा काम बनता रहेगा। आया समझ में? चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्लास को इधर ही एंड करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, बेसिकली बॉडी जो इक्विलिब्रियम है, उनको किस तरीके से हैंडल करना है उसको हम डिस्कस करेंगे। होपफुली इन स्टेप्स को फॉलो करोगे, रिलीजियसली फॉलो करोगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो, तो एक बार इस सारे स्टेप्स को देखो और सारे क्वेश्चंस में फॉलो करने की कोशिश करो। स्टेप 1 एंड 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग रियलाइज नहीं करते। एनालाइज द मोशन एंड डिसाइड राइट सिस्टम, ये दो काम ठीक कर लिए तो तुम्हारा 30% सही हो गया। फिर तुमने एफबीडी सही बना लिया 40%, 70% सही हो गया, तो बाद में इक्वेशन सही लिख के सॉल्व कर दिया 30%। तो लोग इक्वेशन के पीछे पड़े रहते हैं, लास्ट के 30% को करना चाहते हैं विदाउट 70% काम किए, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, होपफुली तुम्हें हेल्पफुल रहेगा, मिलते हैं।